Good morning, students. All students of BA फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर। तो स्टूडेंट्स, हम अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है हमारा कांस्य युगीन सभ्यताएं, मीन्स सुमेरियन सभ्यता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा जैसे नए नए आविष्कार करके काफ़ी हद तक नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। कृषि करना, स्थायी रूप से निवास करना, पशुपालन करना, ये सारे उसने कार्य आरंभ कर दिए थे। लेकिन परंतु अभी भी मनुष्य के सामने कई तरह की ऐसी समस्याएं थी जिनसे कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिनके ऊपर मनुष्य को विजय प्राप्त करनी थी। अब मनुष्य को जैसे खाद तथा सिंचाई के कृत्रिम साधनों की कोई जानकारी तो नहीं थी, तथा मनुष्य तथा पशुओं की संख्या भी निरंतर कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी। मनुष्यों के लिए भोजन तथा पशुओं के लिए चारागाहों की कमी धीरे धीरे पड़ने लगी और अब मनुष्य ने तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं की खोज करके अपने जीवन को और अत्यधिक आसान बनाने की कोशिश की। सर्वप्रथम मनुष्य ने पृथ्वी से तांबे को ढूंढ निकाला है। धातु के विभिन्न प्रकार और औजार बनाए जा सकते थे। पत्थरों के औजार व हथियारों की अपेक्षा ये अधिक मजबूत तथा तेज धार वाले होते थे। ताम्र युग के ये काल 6000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है और कुछ विद्वानकारों ने इस युग को ताम्र पाषाण कालीन समय भी कहकर पुकारा है। 3000 ईस्वी पूर्व तक तांबा का प्रयोग अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप के अनेक देशों में किया जाता था और धीरे धीरे मनुष्य ने तांबे को मिक्स करके गलाकर उसके साथ टीन अथवा जस्ते को मिलाकर कांसा बनाना आरंभ कर दिया। और क्योंकि तांबे की अपेक्षा कांसा बहुत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता था, अब मनुष्य ने कांसे से कृषि के हल, बर्तन, हथियार, औजार तथा प्रतिदिन प्रयोग में जाने वाली वस्तुएं काफ़ी मात्रा में बनानी शुरू कर दी थी। अतः इतिहासकार इस युग को कालीन के नाम से पुकारते हैं। इस धातु का प्रयोग 3000 ईस्वी पूर्व में मिस्र, मेसोपोटामिया तथा भारत में सिंधु घाटी के क्षेत्र में किया जाता था। कांस्य युग में मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत में तथा चीन की सभ्यताओं का विकास हुआ। इन सभ्यताओं में कांस्य का प्रयोग उपकरण तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता था, इसीलिए इनसे कांस्य युगीन सभ्यताओं के नाम से भी जाना जाता है। जब विश्व में अनेक सारी सभ्यताएं थी जो विश्व के अनेक अलग अलग हिस्सों में पूरे संसार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की सभ्यताएं डेवलप हो रही थी, उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जिसे जाना जाता है, प्राचीन काल में दजला और फुरात नदियों की घाटी में एक के बाद एक 3 सभ्यताएं जैसे सुमेर, बेबीलोन तथा असीरियन की सभ्यताओं का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया शब्द 2 शब्दों अर्थात मेसो मध्य तथा पोटासम जल के मेल से बना है, जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। दजला एवं फुरात की नदियाँ अर्मीनिया के पर्वतों की चोटियों से निकलती हैं, जिनकी हाइट लगभग 10,000 फीट है। ये चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं, इसलिए इन नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है। प्राचीन काल में दोनों नदियाँ बहुत ज़्यादा संकरी तथा हिट के निकट फारस की खाड़ी में गिरती थी। ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती थी, जिससे यह खाड़ी भरती रहती थी और परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया में मिट्टी का 300 मील वर्ग लंबा मैदान बन गया। इस क्षेत्र में विकसित हुए सुमेरियन सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व की है। यह सभ्यता लगभग आज से लगभग 5000 से अधिक वर्ष पुरानी है। 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात सुमेर सभ्यता का पतन होने लगा और सिमेटिक लोगों ने मेसोपोटामिया में बेबीलोन सभ्यता की नींव डाल दी और बेबीलोन के पश्चात यहाँ असीरियन तथा कोल्डियन आदि सभ्यताओं का जन्म हुआ। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे इस सभ्यता के बारे में, कहीं के भी सभ्यता के बारे में जब हमें बताना होता है तो वहाँ की ज्योग्राफिकली कंडीशन सबसे पहले है, भौगोलिक परिस्थिति।
मेसोपोटामिया की सभ्यता पश्चिम एशिया में दजला और फिरात नदी की घाटी में विकसित हुई। इस क्षेत्र के उत्तर में अर्मेनिया की 10,000 फुट ऊंची पर्वतमालाएं हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इसके मध्य में अर्धचंद्राकार मैदान की पट्टी तथा दक्षिण में अरब का विशाल महामरुस्थल प्रायद्वीप है और दजला तथा फुरात नदियों द्वारा सिंचाई होने के कारण इस क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं रहती है। मेसोपोटामिया में समतल मैदान तथा उर्वरा भूमि होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में लोगों में यहाँ बसना आरंभ कर दिया। कालांतर में यहाँ विभिन्न जातियों के लोगों इकट्ठे होने लगे। वैसे भी मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति इस तरह की थी, यह क्षेत्र हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार भी होता रहा क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था और प्राचीन समय में दोनों नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर यहाँ पर लाती रही और इस क्षेत्र में जमा करती रही और इसीलिए इसकी उपजाऊ क्षमता की वजह से विदेशी आक्रमणकारी इस पर बार बार शिकार करते थे, इस पर बार बार आक्रमण करते थे। सुमेरियन सभ्यता का काल सुमेर, बेबीलोन तथा सीरियन सम्मिलित क्षेत्र में मेसोपोटामिया कहलाता है। मेसोपोटामिया में बनी सबसे प्राचीन सुमेर की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन मानी जाती है। इस सभ्यता में आरंभिक अवशेष 19वीं शताब्दी में किश तथा सूसा नामक नगरों से प्राप्त हुए। ये अवशेष पाषाण काल के हैं। उस क्षेत्र के खुदाई में कुछ अन्य नगर जैसे उर, बेबीलोन आदि भी प्रकाश में आए। 2500 ईस्वी पूर्व कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए जिनसे हमें बिलीव करना थोड़ा आसान हो गया, जिन पर कीलाक्षर लिपि लिखी हुई है। इन अभिलेखों को ढूंढ निकालने का कार्य ओपाट नामक विद्वान ने किया। इन पर लिखी हुई लिपि को सर्वप्रथम हेनरी रॉलिंस नामक विद्वान ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात मेसोपोटामिया क्षेत्र की खुदाई का कार्य 1842 ईस्वी में लॉयड की अधीनता में आरंभ हुआ। बाद में लैग्डन जैसे अन्वेषक ने इस क्षेत्र की खुदाई करवाई तथा बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त कर ली। सुमेरियन, बेबीलोन तथा असीरिया, अधिकतर विद्वानों का मत है कि सुमेर की सभ्यता का जन्म 5000 वर्ष पहले अर्थात 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब हम बच्चे अब हम आपको बताएंगे सुमेर के लोगों के बारे में। मेसोपोटामिया की खुदाई से मिले साक्ष्यों से पता चला है सर्वप्रथम दजला तथा फुरात घाटी सुमेरियन जाति के लोग ही यहाँ पर आकर बसे। इस प्रकार प्राचीन काल में केवल 2 जातियाँ अक्कद तथा सुमेर में निवास करती थी। अक्कद में सिमेटिक जाति और सुमेर में सुमेरियन जाति। सुमेरियन लोगों का कद नाटा तथा नाक ऊंची और नुकीले होती थी और इनका मस्तक चौड़ा होता था। ये सिर पर मूछों के बाल कटवा कर रखते थे और सुमेरियन लोगों के पूर्व किसी जाति से संबंध रखते थे, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। बाद में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इतिहासकार सुमेरियन लोगों के पूर्वजों को द्रविड़ जाति से संबंधित भी मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार साइकस ने इन्हें इंडो यूरोपियन जाति से संबंधित भी बताया है, परंतु अधिकतर विद्वानों का मत है कि सुमेरियन लोगों के आने से पहले सिमेटिक जाति की एक प्राचीन शाखा सुमेर में निवास करती थी। बाद में सुमेरियनों ने इन्हें पराजित कर उन पर अधिकार कर लिया होगा और सिमेटिक लोगों की संस्कृति को अपना लिया। उनकी संस्कृति को अपनाना क्योंकि वो उन्हीं जैसे बनने लगे। अंत में यह मत इसलिए भी सत्य जान पड़ता है क्योंकि सिमेटिक तथा सुमेरियन लोगों के देवता की आकृति एक जैसी ही थी, जो प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार। इसके बाद सुमेर की सभ्यता का राजनीतिक इतिहास। प्राचीन सुमेर में अक्कद का राजनीतिक इतिहास 3200 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। प्राचीन काल में ये दोनों प्रदेश छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित थे। अक्कद में किश, सिपर, कूपा तथा ओपिस और सुमेर में एरेक, लारसा और इसिन और तथा लक्ष्य, एरिडो, अदब आदि नगर राज्य सम्मिलित थे। इन नगर राज्यों में निपुर सबसे प्रसिद्ध राज्य था जिसका देवता एनलिल था जो समस्त देशों में पूजा जाता था। अब इसके उपरांत जैसे इसके बारे में लोगों के द्वारा बोला गया है
कि एक बार वैसे जैसे हम सुमेर की सभ्यता का राजनीतिक इतिहास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसके बारे में राजनीतिक इतिहास में इतिहासकारों का मानना है कि सेमाइटों ने ही अंतिम रूप से बेबीलोन पर अधिकार किया था और समुद्री मार्ग से ही इस देश में आए थे। किंग नामक विद्वान के अनुसार फारस की खाड़ी का तटवर्ती प्रदेश ही सुमेरियन सभ्यता का केंद्र था। पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त किलाक्षर लिपि के अभिलेखों से भी प्राचीन काल में हुए जल प्रलय का भी वर्णन मिलता है। जैसे एक बार किसी बात पर लोगों से अगर कोई देवता क्रुद्ध हो गए तो उन्हें नष्ट करने के लिए उन्होंने सारी धरती को पानी में डुबो देने का निश्चय किया। ये जैसे कुछ धार्मिक कारण हो सकते हैं। इसके उपरांत जैसे धीरे धीरे इसके बाद धीरे धीरे जैसे इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे जल प्रलय के बाद यहाँ की मिट्टी की परत बाढ़ आने से जम गई होगी और इस परत के नीचे ही सुमेर सभ्यता के अवशेष मिले। एक अन्य अभिलेख में हमें गिलगामेश नामक एक एरक के एक क्रूर शासक के रूप में भी जानकारी मिलती है। उसे मारने के लिए देवताओं ने इयाबानी नामक दैत्य की उत्पत्ति की, परंतु इयाबानी दैत्य एरक के इया नामक देवता के मंदिर की एक गायिका की वजह से उसका वो मित्र बन गया और इसके पश्चात दोनों ने मिलकर बहुत से साहसपूर्ण कार्य किए जिनमें से एलस नगर के एक नरभक्षी दैत्य का वध महत्वपूर्ण था। मतलब ये कहानियाँ कुछ काल्पनिक भी मानी जा सकती हैं और हमें इनको अंदाजे के तौर पर हम इनको इससे जोड़कर देखते हैं। सुमेर के नगर राज्य एक प्रलयकालीन सुमेरियन राज्यों में, जैसे कि हमने पहले वर्णन किया है कि 3200 ईस्वी पूर्व में हमें सुमेर के नगर राज्यों का लिखित राजनीतिक इतिहास मिलने के से लगता है कि खुदाई के प्राप्त अभिलेखों से जानकारी मिलती है। जल प्रलय के पश्चात अर्थात पानी की ज़्यादा बाढ़ आने से सुमेर में क्रमशः किश, एरक तथा उर नगरों का उत्थान हुआ। किश नगर राज्य का प्रभुत्व 2400 वर्ष और एरक का 2000 वर्ष तक चलता रहा। अक्कद में सेमाइटों का उदय। अब जो सेमाइटिक अर्थात सेमेटिक कौन थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इतिहासकारों में इसके बारे में अलग अलग मतभेद हैं। जैसे मेसोपोटामिया को भी सेमाइटों का मूल निवास स्थान नहीं माना गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में अरब के रेगिस्तानों में इन लोगों का पलायन करना आरंभ कर दिया था। यही कारण है कि इनकी और अरबों में बहुत सारी विशेषताएं आज भी आपस में मेल खाती हैं और किश नगर राज्य के नेतृत्व में सेमेटिक लोगों की में बहुत उन्नति की, यहाँ तक कि उन्होंने सुमेर सभ्यता अधिकतर विशेषताओं को अपना लिया। सुमेटिक ने अक्कद तथा सुमेर में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके सुमेरियन साम्राज्य को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे आगे हैं सारगोन प्रथम, सारगोन के उत्तराधिकारी, और उसके बाद हम आगे करेंगे सुमेर नगर की विशेषताएं। सुमेरियन की राजनीतिक जीवन। सुमेरियन राजनीतिक संगठन राज्यों का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संघ नहीं था। इस संघ के राज्य केवल युद्धों में ही परस्पर संगठित होते थे। ऐसे समय पर राजा कुछ लोगों से सलाह लिया करते थे। ये लोग सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का निपटारा करते थे। इसके लिए एक वयस्क लोगों की और दूसरे वृद्ध लोगों की अनुभवी सभा सीनेट और सिंडिकेट होती थी, जो भारतीय आर्यों की सभा और समिति की तरह ही होती थी। सुमेर सभ्यता के लोगों की राजनीतिक जीवन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। सबसे पहले जैसे पटेशी या राजा। प्राचीन काल में सुमेर छोटे छोटे राज्य नगरों में बंटा हुआ था। प्रत्येक नगर राज्य में 1 या 2 कस्बे या गांव होते थे। उस समय सुमेर के लगभग 1 दर्जन से अधिक नगर राज्य थे। सभी नगर राज्यों में अपने अपने कानून, विधान, शासक तथा देवता होते थे। प्रत्येक नगर राज्य में ऊंची वेदिकाओं का मंदिर स्थापित थे, जिनका विकास भविष्य में जिगुरात के रूप में हुआ। सुमेर की जनसंख्या में वृद्धि, नगरों के विकास, व्यापार में वृद्धि के साथ साथ
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी विकसित हुई, जिसमें राजाओं ने आपसी युद्ध आरंभ किए और आदिकाल में सुमेर में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित थी। प्रत्येक नगर राज्य में 2 सदन होते थे। एक सदन को समिति कहा जाता था, जिसमें विशिष्ट व्यक्ति भाग लेते थे, और दूसरे सदन जिसे सभा कहा जाता था। इसमें सुमेर के समस्त नागरिक भाग लेते थे। कुछ इतिहासकारों ने विशिष्ट लोगों की समिति को लोकसभा तथा समस्त नागरिकों की सभा को सीनेट कहकर पुकारा है। विश्व के इतिहास के सुमेरियों का प्रजातंत्र का जनक कहकर पुकारा गया है। इसके बाद इनका सैनिक संगठन। प्राचीन काल में पटेशी अर्थात महान व्यक्ति नगरों के समय अपनी सेनाओं का नेतृत्व स्वयं करते थे, परंतु राजतंत्र काल में सुमेरियन सेनाएं राजा के नेतृत्व में युद्ध करने लगी। अक्कद राजाओं के पास एक शक्तिशाली सेना थी। ये और सारगोन प्रथम की सेना में लगभग 5400 सैनिक पैदल थे, लेकिन सैनिकों का कोई अलग से वर्ग नहीं होता था तथा ना ही उनके राज्य की ओर से भर्ती की जाती थी। योग्य तथा ताकतवर नागरिकों की सूची मंदिरों के पुजारियों के पास होती थी, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता था। युद्धों में शत्रुओं को बंदी बनाकर दास बनाया जाता था। युद्ध बंदियों को दासों की तरह बेचा जाता था और इनका 1/10 भाग देवताओं की बलि पर चढ़ाया जाता था। न्याय प्रणाली। प्राचीन विशाल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात सुमेरियन राजाओं ने कानूनों को संग्रह करना प्रारंभ कर दिया और सुमेर के शासकों ने शम्स नामक सूर्य देवता के नाम पर अनेक कानूनों का संग्रह किया। सुमेर के प्रसिद्ध राजा ने कानूनों का संग्रह किया। बाद में बेबीलोन के शासक हम्मुरबु ने कानूनों का संग्रह करके एक विधि संहिता का निर्माण किया और सुमेर में कानून कठोर तथा दंड व्यवस्था बहुत ज़्यादा नरम थी। उदाहरण जैसे जिनको सजा दी जाती थी उनके साथ थोड़ा नरम व्यवहार किया जाता था। न्याय का कार्य आमतौर पर पुरोहित करते थे। न्यायाधीश लिपिक की सहायता से न्याय करते थे। सुमेर में जैसे बहुत ज़्यादा टफ रूल्स होते थे युद्ध के लिए, परंतु श्रेष्ठ सभ्यता होने के बावजूद समाज में उच्च वर्ग तथा साधारण वर्ग के लोग अलग अलग दंड व्यवस्था प्रचलित थी। कानून की नज़र में सभी समान नहीं थे। एक जैसे अपराध के लिए उच्च वर्ग के लोगों को थोड़ा हल्का जुर्माना तथा छूट दे दी जाती थी, परंतु जनसाधारण लोगों को कठोर दंड मिलता था। सुमेर में साधारण तथा धार्मिक 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित थे। मुकदमों को निचले स्तर पर ही निपटाने का प्रयास किया जाता था। किसी भी व्यक्ति की हत्या किए जाने पर अपराधी मृतक के परिवार को धन देते थे। रेवेन्यू कर। प्रारंभ में पटेशी या राजा भूमि कर नहीं लगाते थे, परंतु राजतंत्र की स्थापना होने से वे अपनी प्रजा पर कर लगाने लगे। भूमि कर अनाज के रूप में लिया जाता था, जो कुल उपज का 1/6 भाग से 1/3 भाग तक होता था। करों से राजा को भारी मात्रा में आय होती थी। इसके बाद है सामाजिक जीवन। समाज में 3 वर्ग होते थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। अब जैसे सबसे पहले सुमेरियन समाज में प्रथम वर्ग उच्च वर्ग, जिसमें राजा, पुरोहित, बड़े बड़े राजाधिकारी, इस वर्ग के लोग वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा वर्ग होता था मध्यम वर्ग, जिसमें स्वतंत्र नागरिकों की गणना होती है। तीसरा वर्ग निम्न वर्ग, जिसमें छोटे छोटे कृषक तथा दासों और साधारण नागरिकों को शामिल किया जाता था। कानून की नज़र में सभी समान नहीं थे और सुमेर समाज में दासों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं कह सकते, मतलब बदतर थी। वे खेती और सिंचाई आदि के कार्य करते थे। परिवार। सुमेर का समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता का स्थान सर्वोपरि था। सुमेर में जैसे परिवार के बारे में, समाज में सर्वोपरि पिता होते थे। वह अपने पुत्रों को घर से बाहर निकाल सकते थे और उनको कहीं भी भेज सकते थे। उसे अपनी पुत्रियों को देवालियों और देवदासियों के रूप में देने का भी अधिकार था। पिता का संपत्ति पर पूरा अधिकार होता था और वह बच्चों के विवाह उसी के द्वारा ही किए जाते थे। विवाहों की शर्तों को लिखा जाता था। उस समय दहेज प्रथा भी प्रचलित थी।
स्त्रियों की स्थिति। प्राचीन सुमेरियन समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और स्त्रियों की मतलब वह अपनी मर्जी से किसी को भी अपनी संपत्ति बेच सकती थी। वह अपने बच्चे व रिश्तेदारों को दे सकती थी। स्त्री से विवाह के पश्चात अधिक से अधिक बच्चों की उत्पत्ति की आशा की जाती थी और स्त्री, यदि कोई स्त्री पुत्र उत्पन्न करने से मना करती थी तो उसे सजा भी दी जाती थी। रहन सहन तथा पहनावा। सुमेर सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही ऊंचा था। उच्च वर्ग के लोग वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। वह भव्य महल में रहते थे। उच्च वर्ग के स्त्री पुरुष दोनों ही बहुत ज़्यादा भड़कीले वस्त्र पहनते थे और उस समय जनसाधारण के लोग केवल साधारण वस्त्र ही पहनते थे और उस समय सूती तथा भेड़ की खाल के वस्त्र भी तैयार किए जाते थे। सुमेर समाज के लोगों द्वारा सिर पर टोपी तथा पैरों में चप्पल आदि भी प्रयोग में किए जाने का जिक्र हमें मिलता है। इसके बाद जैसे आभूषण तथा श्रृंगार। सुमेरियन समाज में आभूषण पहनने के शौक स्त्री और पुरुष दोनों का था। खुदाई में अनेक प्रकार के आभूषण जो कान, नाक, पैर, गले, कमर इत्यादि में प्राप्त हुए हैं। सुमेरियन में आभूषण में सोना, चांदी, तांबे तथा बहुमूल्य रत्नों से बने होते थे। रानी सुबाद की कब्र के पास प्रसाधारण पेटिका मिली। इस प्रकार उसमें एक अंगूठी प्राप्त हुई। अनेक स्थानों की खुदाई में कुछ श्रृंगार दानियाँ भी प्राप्त हुई, जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुमेर की स्त्रियां श्रृंगार करने की बहुत शौकीन थी। मनोरंजन। सुमेर के लोग विभिन्न प्रकार के साधनों से मनोरंजन करके अपना दिल बहलाते थे। खेल कूद, संगीत, नृत्य तथा उत्सव व त्योहार आदि करके उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। मंदिरों में देवदासियां तथा लोगों का मनोरंजन करती थी तथा बच्चे लकड़ी, मिट्टी तथा धातु से बने खिलौनों से खेलते थे। उनके खिलौनों में बैलगाड़ियां, मनुष्य तथा जानवरों की आकृतियां प्रमुख थी। दास प्रथा। सुमेरियन समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। दासों को दूसरे देशों से युद्धों में बंदी बनाकर लाया जाता था। उस समय भयंकर अपराध, कर्ज और विवशता जैसे तथ्य भी दास प्रथा को बढ़ावा देते थे। समाज में दासों के साथ पशुओं जैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दास अपने समाज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। भागने की कोशिश करने पर उन्हें बहुत क्रूर शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। अतः दासों की पहचान बनाने के लिए अनेक प्रकार के शरीर पर दाग दिए जाते थे, परंतु अपने स्वामी को प्रसन्न करने तथा धन देने पर वे दासता से मुक्त भी हो जाते थे। उन्हें व्यापार आदि करने की भी छूट होती थी। यदि किसी दास का विवाह स्वतंत्र स्त्री से होता था तो उसकी संतान स्वतंत्र मानी जाती थी। इस प्रकार सुमेर में दास पशुओं की भांति बेचे व खरीदे जाते थे। आमतौर पर दास की कीमत 20 शेकिल होती थी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कम मानी जाती थी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक किया, जो अभी हमने सुमेरियन लोगों के बारे में जो हमने आज किया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में, सुमेरियन सभ्यता काल, उनका राजनीतिक इतिहास, सुमेर नगर के नगर राज्य, सैनिक संगठन, न्याय प्रणाली, सामाजिक जीवन और इसके बाद उनका समाजी जीवन में जैसे उनका रहन सहन, स्त्रियों और पुरुषों की स्थिति, पहनावा, मनोरंजन, दास प्रथा। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स में यही कवर करती हूँ और इसी टॉपिक को आगे जो हमें आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन तथा सांस्कृतिक जीवन, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।